नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की, और सॉइल साइंस में आज हमारी जो है 7वीं क्लास रहने वाली है, जिसपे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से हम चर्चा क्या करेंगे, तो इससे पहले की जो दो क्लासेज थी उनमें हमने मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक की बातें कर रखी है। ठीक है, यानी कि जो आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन है। एक्टिव के दोनों मेथड है, कैरियर कंसेप्ट हो गया, साइटोक्रोम थ्योरी हो गई, उसकी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने डिफ्यूजन की बात की, जो आपके हम कहते हैं रूट इंटरसेप्शन, उसकी बात की, मास फ्लो की बात की। इसके अलावा आयन एक्सचेंज की दो थ्योरीज थी, आपके कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, और इसके साथ में ही आपको एक कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी देखने को मिलती है, उसकी हमने बातें कर ली थी। यहां तक की बात कहते आपके भी क्लियर होगी, दोनों क्लासेज में हमने ये सारी बातें क्लियर कर ली थी। आगे वाला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है कि जो न्यूट्रिएंट का अपटेक है या न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है। एक ही बात है सारी, ठीक है, चाहे न्यूट्रिएंट लेने की बात हो, चाहे न्यूट्रिएंट उठाने की बात हो, न्यूट्रिएंट को खींचने की बात हो, या न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो, ये सारी एक ही बातें हैं। ठीक है, प्लांट के लिए इन चीजों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि पौधे में या पौधे के आसपास जलवायु में कई प्रकार के ऐसे कारक होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता को, पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, कोई मिट्टी है जिसमें न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, और कुछ मिट्टियां ऐसी है जहां पर न्यूट्रिएंट कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं। कहीं पे टेम्परेचर का फर्क होता है, कहीं पे लाइट का फर्क होता है, कहीं पे नमी का फर्क होता है, कहीं पे पीएच का फर्क होता है। ठीक है, तो ये जितने भी कारक हैं, ये कौन कौन से कारक हैं जो कि पीएच की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और उनको किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, यानी कि जब न्यूट्रिएंट की उपलब्धता बढ़ाने की बात हो तब कौन से कारक काम करेंगे। ठीक है, बढ़ाने में किस प्रकार से मदद करते हैं और कम करने में किस प्रकार से मदद करते हैं, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आपका जो पहले वाले ये दो टॉपिक थे ना, जिनको हमने मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन की बात की कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के कौन कौन से मेथड है, ठीक है, मैकेनिज्म वाले जितने भी मेथड हम पढ़ के आए हैं, उन सभी मेथड से रिलेटेड ही ये टॉपिक रहने वाला है। बस हम इनसे रिलेटेड कारकों की, जो फैक्टर्स है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हम किस चीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको और चीजें बताता हूं। जैसे मान लो ये आपका एक प्लांट है। ठीक है, क्या है, प्लांट है। दिख तो ये पेड़ की तरह रहा है, लेकिन आप इसको पौधा ही मान के चलो, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, होता क्या है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब ऊपर से सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ से आता है, और यहाँ से जलवाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, अब ये जो वाष्पोत्सर्जन है, इस चीज को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर पानी का लॉस होता है। अब यहाँ पर पानी का लॉस हो जाने की वजह से यहाँ पर जड़ों के द्वारा पानी खींचा जाता है। क्या टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है? ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को टेम्परेचर प्रभावित करता है क्या, तापमान प्रभावित करता है क्या? जी सर, करता है। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी क्या आपका टेम्परेचर प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, यानी कि एक कारक तो हमें पता चल गया कि पोषक तत्व क्या करते हैं, पानी के साथ खींचे जाते हैं। यानी कि पानी जब खींचा जाता है प्लांट के द्वारा, तो पोषक तत्व भी उसके साथ मिलकर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक कारक तो कौन प्रभावित कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम मुख्य रूप से टेम्परेचर से डिनोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और जैसे ही वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा वैसे ही न्यूट्रिएंट का अपटेक भी, न्यूट्रिएंट को खींचने की जो कैपेसिटी है, न्यूट्रिएंट की जो उपलब्धता है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए 100-150 सेंटीग्रेड तक करके कर दे, या फिर कम रखे? तो इसका भी एक ये नियम है कि हमें क्या करना है, इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं करना है, एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ानी
तक क्या होता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद में मान लो 40 हो गया, 40 के बाद में आपका जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, या 35 के बाद में, 30 के बाद में जो आपके ये है टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो पोषक तत्वों का अपटेक नहीं बढ़ेगा, फिर कम होता जाएगा, क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे। कई प्रकार के एंजाइम क्या हो जाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए ये समस्या सामने आती है। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि पहला जो कारक है आपका टेम्परेचर है। इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें भी, और कई जगह हम और जगह भी पढ़ते हैं कि मृदा का जो पीएच है वो भी सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें हम ये कहते हैं कि पीएच मुख्य रूप से या तो पीएच क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, ठीक है, 6 से कम हो सकता है, जिसको हम कहते हैं अम्लीय। अम्लीय होगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ पोषक तत्वों की तो उपलब्धता ज्यादा होगी और कुछ की क्या होगी, कम होगी। जैसे आयरन हो गया, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा कुछ मात्रा में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में मोलिब्डेनम, कुछ मात्रा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसके अलावा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये यहाँ पर कम अवेलेबल होते हैं। ये यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, कम अवेलेबल होते हैं, या इनकी उपलब्धता यहाँ पर बहुत कम होती है। तो क्या पीएच प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल प्रभावित कर रहा है। दूसरी चीज जो पीएच में आपको देखने को मिलेगी वो होती है एल्केलाइन नेचर। एल्केलाइन नेचर में क्या होगा, तो इनका जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ पर आयरन की कमी होती है, यहाँ पर एल्यूमिनियम की कमी होती है, यहाँ पर फास्फोरस की भी कमी होती है, क्योंकि फास्फोरस मुख्य रूप से 6, 6.5 के साथ, या हम कह सकते हैं 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में ही ज्यादातर अवेलेबल होता है, 7 तक अवेलेबल होता है, उसके बाद में कम हो जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस की जो है यहाँ पर कमी होती है। इसके अलावा और पोषक तत्व है जिनकी यहाँ पर कमी पाई जाती है, लेकिन एक विशेष पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनकी यहाँ पर क्या होती है, अधिकता होती है, ये आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो क्या उपलब्धता पर पीएच का प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उस पर पीएच का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में एक चीज और होती है, लाइट। लाइट का मतलब क्या हुआ, प्रकाश। यहाँ पर प्रकाश गिरेगा, पत्तियों का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर की वजह से वाष्पोत्सर्जन होगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से प्रकाश भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से कौन प्रभावित कर रहा है, प्रकाश भी प्रभावित कर रहा है। ये फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है या उनको खींचने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है उसकी कोई कमी नहीं होती है, और उसकी वजह से पोषक तत्व आसानी से पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइट भी कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो जितना फैला हुआ जड़ तंत्र रहेगा उतना ही ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है, ये तो हमने रूट इंटरसेप्शन में भी पढ़ा था कि रूट्स का जितना ज्यादा फैलाव होगा उतना ही पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी, पोषक तत्वों को ज्यादा ले पाएगी अपनी जो सॉइल होती है वो। ठीक है, ये रूट्स होती है, इनकी बात है। ठीक है, तो ये भी आसानी से ले पा रही है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे इसके अलावा और कौन कौन से कारक है, कुछ आपके मृदा से संबंधित कारक है। ठीक है, किससे संबंधित कारक है, मृदा से संबंधित। यदि मृदा टेक्सचर की बात करें और उसमें भी आपका टेक्सचर कैसा है, बालू, जो बालू मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है, क्योंकि वहां पर एक तो क्या नहीं होता है, कले नहीं होता है, और कले के ऊपर पोषक तत्व जाकर चिपक ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अब कले कम होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो पोषक तत्व वहां पे ठहर नहीं पाते हैं, पानी के साथ नीचे गहराई में चले जाते हैं। ठीक है, तो बालू में पोषक तत्व कम मिलते हैं, कले में पोषक तत्व ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, कले में क्या होते हैं, पोषक तत्व ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा मृदा की संरचना भी प्रभावित करती है। संरचना कैसे प्रभावित करती है, तो हम ये कहते हैं कि जो संरचना होती है ना, संरचना, ठीक है, ये जब आपके किस प्रकार की संरचना होगी, थोड़ी पोरस होगी, जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलर।
ठीक है, ग्रेनुलर संरचना होगी तो इसमें पोषक तत्व ज्यादा अवेलेबल होंगे। ठीक है, ग्रेनुलर में क्या होता है, ज्यादा अवेलेबल होते हैं। और आपकी जो प्लेटी संरचना होती है या सिंगल ग्रेन संरचना होती है, इस संरचना में पोषक तत्व कम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये हार्ड होती है और हार्ड के साथ साथ ये कॉम्पैक्ट भी होती है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, हमने प्रॉब्लमेटिक सोइल में हम पढ़ते हैं कि कॉम्पैक्टनेस एक क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वही बात है कि कॉम्पैक्टनेस क्या है, एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, यहाँ पर पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होगी। ये सारे कारक हैं आपके, ये क्या हो गए, मेजर मेजर कारक हो गए जो कि किसको प्रभावित करता है। एक चीज और लिख लो यहाँ पर, सूक्ष्म जीव। सर सूक्ष्म जीव कैसे प्रभावित करते हैं, देखो सूक्ष्म जीवों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही डिकम्पोजिशन करेंगे। ठीक है, यानी कि अपघटन करेंगे, जो भी हम कार्बनिक पदार्थ डालेंगे उसको सूक्ष्म जीव तोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो खाने को मिल जाता है। जैसे ही हम कार्बनिक पदार्थ डालते हैं सूक्ष्म जीव दौड़ते हुए जाते हैं, और जाते ही क्या करते हैं, क्योंकि उनकी खाने की चीज है, जैसे हमें खाने की चीज मिलती है उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों को खाने की चीज मिलती है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो हम खाद के रूप में डालते हैं, तो वो मिलते ही सूक्ष्म जीव उसको तोड़ते हैं, सेलुलोज को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, सबको तोड़ते हैं। और उसमें जितने भी मिनरल होते हैं, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन से नाइट्रेट या जो अमोनियम है आपका वो निकलता है, उसको पौधे ले लेंगे। ठीक है, कई प्रकार के फास्फोरस, कई प्रकार के सल्फर ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पौधों को उपलब्ध होते हैं। मैग्नीशियम उपलब्ध होता है। ये क्या हो रहा है, सूक्ष्म जीवों की वजह से हो रहा है। तो जिस भी मिट्टी में जितनी ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव होंगे उतना ही पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। दूसरी बात, जो आपका कार्बनिक पदार्थ होता है वो भी होना जरूरी है। जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, क्या फैक्टर समझ में आ गए, बिल्कुल समझ में आ गए। एक फैक्टर और ध्यान रख लेना, ये मिट्टी से रिलेटेड ही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। यदि जड़ों को सही ढंग से काम करवाना है तो इनके आसपास ऑक्सीजन होना जरूरी है। और ऑक्सीजन का मतलब यह है कि यहाँ पर वायु संचार होना जरूरी है। वायु संचार, वायु संचार का मतलब समझते हो क्या, ऑक्सीजन का अंदर मिट्टी में जाना और CO2 गैस का अंदर से बाहर निकलना, ये जो एक्सचेंज होता है इसको हम वायु संचार के रूप में, एरेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरेशन। ठीक है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यहां पर आपकी सारी बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, जितने भी फैक्टर हैं आपके, चाहे वो पीएच से रिलेटेड है, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, चाहे वो सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो संरचना या टेक्सचर से रिलेटेड हो, लाइट से रिलेटेड हो, वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड हो, एक चीज और लिख लो और वो होती है नमी। ठीक है, मृदा में नमी होना भी जरूरी है। यदि मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो जो पोषक तत्व है, जो आपके पोषक तत्व है वो क्या नहीं हो पाएंगे, सोल्यूबल फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, वो मिट्टी में चिपके रहेंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन जब तक सोल्यूबल फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक उनका डिफ्यूजन नहीं होगा, और जब तक डिफ्यूजन नहीं होगा तब तक वो पौधे को उपलब्ध नहीं होंगे, वो वहीं पे पड़े रहेंगे एक जगह। फिर तो जो जड़ें हैं उन्हीं को उनके पास में जाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बजाय तो हम नमी दे दे, एक मेंटेन नमी रखे, फिक्स नमी रखे, तो वहां पर जो है पानी भी रहेगा और वायु संचार भी रहेगा। तो दोनों चीजें होने की उपस्थिति में आपके न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ जाएगा। न्यूट्रिएंट यहाँ पर ज्यादा लिए जाएंगे, किसके द्वारा, आपके इन जो पेड़ पौधे हैं इनके द्वारा। ठीक है, ये सारे कारक आपको समझ में आ गए क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, कमेंट करके एक बार बता दो मुझे कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, बाकी सारे कारक समझ में आ गए। 1 मिनट में जो है कमेंट करके बता दो, मैं वेट कर रहा हूं, फिर हम चलते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, तब तक आप बता देना। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, पानी ऊपर उठेगा तो जड़ों के द्वारा ज्यादा पानी खींचा जाएगा। जितना ज्यादा पानी खींचेंगे उतने ही न्यूट्रिएंट पानी के साथ में आएंगे। ठीक है, दूसरा पीएच प्रभावित करता है। एसिडिक जो अपना एनवायरनमेंट होता है या सोइल होती है उसमें कुछ पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन हो गए, और कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, तो इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पोषक तत्वों की तो कमी होती है, इनकी यहाँ पर अधिकता होती है, ज्यादातर मिल जाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। ऑक्सीजन होगी
तो जो है रेस्पायरेशन चलता रहेगा, रेस्पायरेशन चलता रहेगा तो जड़ें अपने सही ढंग से काम करती रहेगी, पोषक तत्व लेती रहेगी। नमी रहेगी तो सॉल्यूशन बनता रहेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो पोषक तत्व लेने की कैपेसिटी भी पौधे की बढ़ेगी। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेकर आते हैं, जिससे पौधे को वो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा संरचना की बात करें तो ग्रेनुलर संरचना अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहां यहाँ पर वायु संचार अच्छा होता है और पोषक तत्व भी ज्यादा उपलब्ध होते हैं। प्लेटी संरचना कॉम्पैक्ट होती है, वायु संचार कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सही मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बालू की बात करें तो बालू में जो CEC है, ठीक है, आपकी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, ये कम होती है, जिसकी वजह से पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, या तो लीच आउट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, या CEC कम होने की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कले की बात करें तो कले की में सही मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है। लाइट की बात करें तो लाइट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है, लाइट बढ़ाएगी टेम्परेचर को, टेम्परेचर बढ़ाएगा वाष्पोत्सर्जन को, और वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा आपका क्या, ये जो सारी चीजें हैं, पानी का अपटेक जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी को किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, फीडबैक देना आपका अधिकार है। आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, पैसे दिए हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप हमें बोलो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको इस तरीके से। और फीडबैक हमारे लिए भी जरूरी है। हम खुद चाहते हैं कि बच्चे हमें ये बताए कि सर ये चीज इस प्रकार से होती तो ज्यादा बेटर होती, ठीक है। हालांकि जो है प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में घुस जाना और उनके दिमाग को समझना इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक जनरल वे में मान लो 5-7 फीडबैक एक जैसे ही आते हैं कि सर ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो फिर जो है उस पे गौर किया जाता है, उस पे जो, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट हो जाती है लोगों की, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होते हैं। तो फीडबैक हमारे लिए जरूरी होता है। आप फीडबैक दिया करो, बताया करो कि सर इस प्रकार से ये चीजें हो सकती है। अब जो जितनी भी चीजें मैंने बताई वो मैंने पहले ही बता दी है, आपको पढ़ा दी है, बस हम रिवीजन के तौर पे हम देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर की ओर बढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या है, तो तापमान परिवर्तन खनिज लवण अवशोषण को प्रभावित करता है। पहली बात, तापमान बढ़ने पर एक निश्चित सीमा तक खनिज लवणों का अवशोषण भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, अवशोषण बढ़ेगा। अत्यधिक तापमान होने पर प्रोटीन के अपघटन के कारण अवशोषण बाधित होता है। प्रोटीन का अपघटन होने का मतलब है एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम भी क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तापमान परिवर्तन विसरण प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि अणुओं की गति ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। एक चीज आपने और देखी होगी, जैसे एक तो ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है। गर्म पानी में आप नमक डालोगे ना तो वो जल्दी से चारों ओर फैलेगा, और ठंडे पानी में नमक डालोगे ना तो वो धीरे धीरे पिघलेगा, धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है। गर्म पानी में नमक जल्दी से फैल जाता है, जल्दी से पिघल जाता है, लेकिन ठंडे पानी में, जैसे हम शिकंजी बनाते हैं ना, तो शिकंजी में चीनी डालते हैं ना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, बहुत जो है उलट पुलट करना पड़ता है, तब जाकर शिकंजी बनती है, यानी कि चीनी उसमें मिलती है शिकंजी में सही ढंग से। लेकिन चाय में डालो आप, चाय में जल्दी से चीनी पिघल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से अणु क्या करते हैं, ज्यादा तेज गति करते हैं। तो यदि डिफ्यूजन बढ़ेगा तो पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मिट्टी का टेम्परेचर ज्यादा होना भी फायदेमंद है, और ऊपर वाला जो आपका एरिया है, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने वाला जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होने में भी फायदा है, ठीक है। तो मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो पोषक तत्व ज्यादा उपलब्ध होंगे, ठीक है। डिफ्यूजन कल मैंने आपको समझाया ही था। मान लो ये जड़ें हैं तो पोषक तत्व दूर से क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आते हैं, ठीक है। और ये आने की स्पीड जो है तेज हो जाएगी, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरा समझो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच की बात हो रही है। देखो पीएच की परिभाषा आप जो है बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि घोल में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता का माप होता है, ठीक है। जो आपका कोई भी पानी का घोल है उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ये देखना ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है, ठीक है। ये निर्धारित करता है कि कोई मृदा अम्लीय, उदासीन या क्षारीय है, तीनों नेचर को बताता है। यदि पीएच 7 से कम रहेगा तो सिंपल सी बात है H+ ज्यादा रहेंगे, एसिडिक रहेगा, ठीक है। 7 से के बराबर है तो दोनों चीजें बराबर रहेगी। और यदि एल्केलाइन है इसका मतलब 7 से ज्यादा रहेगा, और उच्च OH- सांद्रता और H+ कम रहेंगे, ठीक है। पीएच का पोषक तत्व उपलब्धता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ देखो, जो कैटाइंस और एनाइन का जो अवशोषण है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। कम
कम पीएच मान होने पर, ठीक है, यानी कि अम्लीय मृदाओं की बात कर रहे हैं, ऋणायनों का अवशोषण बढ़ता है, यानी कि जो ऋणावेशित कण है जितने भी, उनका अवशोषण तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब पीएच मान कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो आयरन, एमन, जिंक और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तो बोरोन की उपलब्धता बढ़ रही है, साथ में हम ये कह रहे हैं आयरन हो गया, मैग्नीज, हालांकि इनमें ये धनायन भी है, ठीक है, इनमें क्या है, ये कैटाइंस के रूप में भी है, धनायनों के रूप में भी है, लेकिन क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि धनायनिक होने के बावजूद भी कम पीएच मान पर इनकी उपलब्धता ज्यादा रहती है, क्योंकि कम पीएच मान पर इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में यदि हम मोलिब्डेनम को छोड़ दे, किसको छोड़ दे, मोलिब्डेनम को छोड़ दे, तो काफी हद तक मोलिब्डेनम और बोरोन भी इसी में आ जाएगा। मोलिब्डेनम और बोरोन जो है ये यहाँ पर उपलब्ध कम होते हैं, बाकी अधिकतर जो है आपका क्या हो जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो इनकी कमी कहाँ पर पाए, इनकी अधिकता कहाँ रहेगी, यानी कि सही मात्रा में उपलब्ध होंगे ये 7 से ऊपर वाले पीएच मान पर, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है उच्च पीएच। उच्च पीएच का मान सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कैटाइंस है इनका अवशोषण ज्यादा होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज की उपलब्धता घट जाती है, ठीक है, किस किस की, फास्फोरस की, आयरन की और मैग्नीज की। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस की मात्रा तो यहाँ भी कम होती है, लेकिन वहां से ज्यादा यहाँ पर कम होती है, जिससे कमी हो सकती है। अत्यधिक क्षारीय पोषक तत्व एगुलेंशियल बना देता है, जिससे वे पौधों के लिए उपलब्ध जो है अनुपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो पीएच कम होना और पीएच ज्यादा होना दोनों चीजें समझ में आ गई। कौन कौन से पोषक तत्व कम पीएच मान पे उपलब्ध है, तो अधिकतर माइक्रोन्यूट्रिएंट कम पीएच मान पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और अधिकतर आपके जो लवणों वाले हैं वो अधिक पीएच मान पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, साथ में हम यहाँ पर सोडियम भी लिख सकते हैं, सोडियम भी उपलब्ध होता है ज्यादा पीएच मान पर, ठीक है। पोटेशियम भी उपलब्ध होता है ज्यादा पीएच मान पर, ये कह सकते हैं। लेकिन फास्फोरस, आयरन और मैग्नीज की कमी, क्योंकि आयरन और मैग्नीज कहां पर उपलब्ध है, ये कम पीएच मान पर उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पर इनकी कमी होगी, ठीक है। मोलिब्डेनम यहाँ सही मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पीएच और जड़ों द्वारा अवशोषण की बात कर लेते हैं। तो पीएच क्या करते हैं, पौधों की जड़ें पीएच परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। क्या करेगी, संवेदनशील होने का मतलब है अत्यधिक पीएच स्तर पर उत्तक क्या हो जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, ज्यादा पीएच मान से जड़ें प्रभावित होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो वो चीज है। इसके बाद में पोषक तत्व अवशोषण के लिए पीएच प्रबंधन की बात करें तो हम पीएच, यदि कम पीएच मान है, अम्लीय मिट्टियां हैं तो चूना डाल सकते हैं, और ज्यादा मिट्टियां हैं तो जो है सारी मिट्टी है तो जिप्सम और गंधक, इस प्रकार के पोषक तत्व, जैविक पदार्थ ये डालकर हम क्या कर सकते हैं, पीएच मान को मेंटेन रख सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। संतुलित पीएच मान कि सर कौन से पीएच मान पर सही ढंग से पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, तो 6 से लेकर 7.5, या हम 6 से लेकर कहीं पर 7 भी लिखा हुआ पाते हैं, ठीक है। तो 6 से 7 बोल दो, 6.5 से 7.5 बोल दो, एक ही बात है। ये जो आपका न्यूट्रल के आसपास का जो पीएच मान है, 7 के आसपास में जो पीएच मान है, ये सही ढंग से काम करता है। लाइट की बात करें, लाइट अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाकर पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ा देता है। ऑक्सीजन, जड़ों को एक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको श्वसन करना होता है, ठीक है। श्वसन कब होगा, जब ऑक्सीजन होगा, और श्वसन हो जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। याद करो साइटोक्रोम थ्योरी, क्या साइटोक्रोम थ्योरी याद आई क्या, वहां पर हमने क्या कहा था कि साइटोक्रोम में मुख्य रूप से श्वसन के समांतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि श्वसन होगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आगे जाकर क्या करेंगे, इस सक्रिय परिवहन में भाग लेंगे, ठीक है। साइटोक्रोम पंप थ्योरी में भाग लेते हैं। आयन इंटरेक्शन की बात कर ले तो यह आयन उपस्थित दूसरे आयनों के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। कुछ आयन ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में रहेंगे तो दूसरों के अवशोषण को कम कर देते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में कैल्शियम होने से मैग्नीशियम का अवशोषण कम हो जाता है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बढ़ गया तो क्या कर देगा, मैग्नीशियम को कम कर देगा, और ऐसा कैल्शियस सॉइल में होता है, जो कैल्शियम वाली सॉइल्स होती है ना, उनमें यह मैग्नीशियम को कम कर देता है, लेकिन ज्यादा होने पर, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कंडीशन मुख्य रूप से कम ही देखने को मिलती है जहां पर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो। सक्रिय कोशिकाएं विभाजित और वृद्धि करेगी तब खनिजों का अवशोषण भी
ज्यादा करेगी। एज की बात करें तो युवा जड़ें होगी, युवा पौधा रहेगा तो ज्यादा अवशोषण करेगा, और जो बूढ़ा पौधा है, मेच्योर हो चुका है, ठीक है, जो जिसको पता है कि अब जिंदगी के कुछ पल बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, वो अपने आप में मस्त रहने वाला आदमी है, वो इतना झंझट करता नहीं है, यानी कि ये अवशोषण ये करना बंद कर देता है वो स्टेज क्या कहलाती है, आपके परिपक्व स्टेज कहलाती है। सुबेरियन की परत विकसित होने से खनिज लवण का अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सोइल से रिलेटेड, रेतीली मृदाओं में अवशोषण कम होता है, चिकनी मृदाओं में अवशोषण क्योंकि सीईसी सही है तो अधिक समय तक बनाए रखती है और अवशोषण भी बढ़ता है। सोइल स्ट्रक्चर की बात करें, अच्छी संरचना वाली मृदाएं बेहतर क्या करती है, पोषक तत्वों की गतिशीलता को बढ़ाती है। संपीड़ित जो कॉम्पैक्ट होती है, जैसा कि हमने प्लेटी सोइल की बात की थी, जड़ों की वृद्धि को रोकती है, पोषक तत्वों के अवशोषण को भी प्रभावित करती है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहेगा, पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर की उपलब्धता भी बढ़ती रहेगी। सीईसी ज्यादा रहेगी किसी भी सोइल की तो क्या करेगा, सीईसी के द्वारा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पोषक तत्व क्या करेंगे, अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। सोइल मॉइस्चर की बात करें तो जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, यदि वाटर लॉक्ड कंडीशन है तो उसमें नाइट्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पानी में घुल जाता है, आपको पता हो तो ये नाइट्रेट फॉर्म में होता है, ज्यादा पानी होने पर यह पानी में घुलकर नीचे चला जाता है गहराई में, तो नाइट्रोजन की वहां पर कमी हो जाती है, और सूखे की स्थिति में जो है पोषक तत्व पोषण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पानी ही नहीं लेंगे तो पोषक तत्व कैसे मिलेंगे, तो वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात करें तो माइक्रोबियल एक्टिविटी में दो पोषक तत्व, जो दो इंपॉर्टेंट ये है बैक्टीरिया है, एक तो राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, क्या करता है दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और दूसरा है पीएसबी। पीएसबी क्या होता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये फास्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में लेकर आता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है, ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स है ये ऐसे भी फायदा पहुंचाते हैं, और एक चीज ये क्या करते हैं, ये मिनरलाइजेशन करते हैं, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन द्वारा भी क्या करते हैं, हमें फायदा पहुंचाते हैं प्लांट्स को। और इसके अलावा कुछ टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट का मतलब समझते हो, कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, यदि वो मिट्टी में बढ़ जाए तो अन्य पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अन्य पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं। तो वही बात है, अत्यधिक लवण, भारी धातुएं पीबी और कैडमियम, यानी कि लेड और कैडमियम, इनकी वजह से जो है कई प्रकार के रोग भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, इटाइगार इनका नाम सुना होगा आपने, ये रोग हैं जो इन्हीं की वजह से होते हैं। एल्यूमिनियम, अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, तो अन्य तत्वों के जो है आपके उसको अवशोषण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और पौधों को विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, पौधों में क्या कर देते हैं, विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं, इनके जहर की वजह से पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्या फैक्टर आपको सारी चीजें समझ में आई? फैक्टर्स में देखो, फैक्टर्स बहुत इजी है, ठीक है, क्या है, बहुत इजी चीजें हैं, सिंपल हमें यह समझना है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता में कौन कौन से फैक्टर हैं जो बाधा डाल रहे हैं, या कौन कौन से कारक हैं जो कि बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बस इतना सा सीखना है। उसमें टेम्परेचर भी आता है, लाइट भी आती है, उसमें और बहुत सारी चीजें जैसे कि सोइल से रिलेटेड चीजें, पीएच से रिलेटेड चीजें आ जाती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की संख्या से संबंधित जो चीजें हैं, नमी से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, ये सारी ही प्रभावित करती है। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता में एक कारक नहीं होता है, यदि एक कारक हो तो हम उसको आसानी से नियंत्रित कर ले, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग कारक होते हैं, ठीक है, मान लो जहां पर कम बारिश हो रही है उस मिट्टी में एक अलग कारक होते हैं, ठीक है, और जहां पर अधिक बारिश हो रही है वहां पर अलग कारक होते हैं, जहां पर सूक्ष्म जीव ज्यादा है वहां पर अलग कारक है, जहां पर सूक्ष्म जीव कम है वहां पर अलग कारक है, जहां पर ठंडा एनवायरमेंट है वहां पर अलग कारक है, जहां पर गर्मियां है वहां पर अलग कारक है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के कारक देखने को मिलते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फैक्टर्स बिल्कुल इजी, ठीक है, क्या है, इजी है, आपके टॉपिक दे रखा था इसलिए पढ़ाना भी जरूरी है। और इनमें से कुछ फैक्टर्स तो हमने जो अपने मेथड पढ़े थे ना, मैकेनिज्म के जो मेथड थे उन्हीं के साथ में डिस्कस भी किया था, आपको पता हो तो, जब हम बात कर रहे थे मुख्य रूप से रूट इंटरसेप्शन की बात कर रहे थे, तब कह रहे थे कि जड़ों का जितना ज्यादा फैलाव रहेगा उतना ही ज्यादा पोषक तत्व जड़ें ले पाएगी, डिफ्यूजन में टेम्परेचर से डिफ्यूजन बढ़ता है, ये बातें हमने वहां पर भी की थी, ठीक है।
तो वही बातें थी, बस रिवीजन के तौर पे एक जगह संकलित करके आपको दे दी गई है, ठीक है, ताकि अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो टेम्परेचर किस प्रकार से पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है, तो आप समझा पाओ कि टेम्परेचर से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, एंजाइम सक्रिय होते हैं, एंजाइमों से हम जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, अवशोषण बढ़ता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से पानी उड़ता है तो पानी की जगह दूसरा पानी आएगा, वहां से जो है एक सक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये सारी चीजें आप समझा पाओ, इसलिए हमने लास्ट में इसको जो है संकलित किया था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।